नहीं, ओम कहो, आमीन कहो या सत श्री अकाल कहो, सोनहाल कहो। सीमा पे जवान और खेत में किसान, शायद इसीलिए भारत के दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। क्योंकि देश की रक्षा के लिए जवान भी बॉर्डरों पे तैनात रहते हैं और वहीं जो किसान हैं वो खेतों पे तैनात रहते हैं। इसलिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि देश की रक्षा यही दोनों लोग करते हैं। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। तो ऐसे ही हम एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह राणा, जो कि इंडियन आर्मी फोर्स में बॉर्डरों पे भी तैनात रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अब खेतों में भी तैनात नज़र आते हैं। और साथ ही साथ सोने में सुहागा जब हो जाता है जब जवान और किसान जो है समाज सेविक भी बन जाता है और समाज के बीच में जाता है और जो दीन दुखी हैं उन लोगों की मदद करता है। तो ऐसे ही हम आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे ये खेतों में काम करते जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो खेतों पे काम कर रहे हैं और देवेंद्र सिंह राणा देख रहे हैं अपनी खेती को। सबसे पहले हम चाहेंगे आपको ये दिखा देते हैं, ये जो खेत में उगा रखी है इसको बरसी बोला जाता है। बरसी वो होती है जो गाय भैंसों को चारा खिलाया जाता है, क्योंकि चारा खा के जो गाय भैंस है अच्छा दूध देती है। और आप ये दूर तक देख सकते हैं, ये इनके खेत नज़र आ रहे हैं और देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कुछ बातें देवेंद्र सिंह राणा जी से कि क्या अनुभव था उनका बॉर्डर पे जब ये सिपाही थे और क्या अनुभव है खेतों में जब ये किसान है। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार भाई साहब, राय चैनल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। देवेंद्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक सिपाही रह चुके हैं, इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, बॉर्डर पे रह चुके हैं, तो वो अनुभव और अब खेतों में जो आप किसानी कर रहे हैं ये अनुभव कैसा है आपका? देखिए, हमने जो है ना फौज में रह करके सबसे पहले सीखा डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन हमारा, वैसे तो हमारे पिताजी भी आर्मी में ही थे, हमें तो शुरू से ही आदत थी काम करने की डिसिप्लिन में। अगर हम अपने खेत में बचपन में 7 साल की उम्र से ही हमने जैसे बरसी काटना, घास खोदना, चेहरी लाना, वो भी हम एक तरीके से लाइन से काटते थे, बिल्कुल बाड्ढे से, जिसे बोलते हैं ना, बाड्ढा लगा हुआ तरीके से काट करके और पूरी गहरी बांध करके हम लेकर के आते थे। और जो डिसिप्लिन हमने फिर उसके बाद फौज में सीखा, हमेशा हमारा अनुशासन में ही रहना हमारा जीवन का उद्देश्य रहा है। अगर हम कहीं भी चलेंगे, सड़क पर चलेंगे तो भी अनुशासित तरीके से चलेंगे। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग करनी है तो देवेंद्र राणा कहीं गाड़ी पार्किंग ऐसे नहीं खड़ी कर दिया, रोड पे खड़ी करके चल दिया। अपनी पार्किंग सही तरीके से जहां जगह मिलेगी साइड में लगाऊंगा ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो जीवन में। तो ये तो आपके फौज का अनुभव है। अब आप रिटायरमेंट के बाद ये किसानी कर रहे हैं और आपकी काफी खेती वगैरह भी है, तो किसानी का जो अनुभव है वो आपका कैसा है? किसानी का हमने बचपन से ही सीखा, अपने पिताजी के टाइम से ही सीखा हुआ है। हमारे पास में शुरू से ही पिताजी हमारे गेहूं वगैरह बोते थे, गन्ना बोते थे, शुरू से ही हम आदत पड़ी हुई है। फिर उसके बाद हम फौज में चले गए, आर्मी की सेवा की है। उसके बाद फौज से आने के बाद हमने अपना काम भी पूरी सही तरीके से करते हैं। अभी हम ये प्याज की तैयारी करा रहे हैं, क्यारी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें हम प्याज लगाएंगे अभी कल परसों में। और ये हमारे कार्यकर्ता है, बहुत प्यार से और प्रेम से लोग कार्य करते हैं सभी, और बड़े भाईचारे से सब लोग रहते हैं हमारे साथ। पीछे खेत भी दिख रहा है और पूरा साफ सफाई हुई भी है, तो इसमें किस चीज की फसल करेंगे आप? अभी तो देखो, पिछली बार तो हम इसमें सरसों की फसल ली थी, लेकिन अभी हमारे परिवार में एक शादी समारोह है 22 तारीख में, इसलिए हमने अभी खाली करा हुआ है। इससे पहले बेटे की शादी थी तो एक ग्राउंड हमने खाली छोड़ा हुआ था। अभी 22 तारीख में भी हम इसमें शादी करने जा रहे हैं, इसलिए खाली छोड़ कर उसके बाद फिर हम इसमें गेहूं बोएंगे। जी हाँ जी। तो सुना आपने कि गेहूं की फसल और सरसों की फसल ये करते हैं। साथ ही साथ देवेंद्र राणा जी, आप एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं यहाँ पे ढंढेरा क्षेत्र में। तो जवान है आप, किसान है, आपको तो अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती, फिर समाज सेवा कैसे कर लेते हैं? नहीं, समाज सेवा तो हमारा उद्देश्य पहले से है। हमारे में तो समाज सेवा बचपन से ही कूट के भरी हुई है। हमने आपको बताया कि हम पिताजी के टाइम से मंदिर में सेवा किया करते थे और उस वक्त चंदा मांग के 2-2 रुपए हम चंदा मांग करके मंदिर में जो है समाज सेवा का काम किया। हमने चंदा मांग करके काम किया है और मंदिर की दुकानें बनवाने में और बाउंड्री वाल का कार्य कराने में, हनुमान जी का मंदिर बनवाने में, और भी हमने अब तक अपने जीवन में जहाँ जहाँ भी मंदिर में सेवा का कार्य है काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जीवन में कार्य पूरा करते रहेंगे। अभी सुनने में आया है कि आपने 3 से 4 मंदिरों का निर्माण करवाया है यहाँ पे। जी करा। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको?
देखो प्रेरणा तो बचपन से ही मिली हुई है, ये हमारे पिताजी के टाइम से हमारी प्रेरणा हमें मिली हुई है और आगे भी हम इस प्रेरणा को जारी रखेंगे। और सेवा भाव का जज्बा हमारे में शुरू से ही भरा हुआ है, फौज से भरा हुआ है, तो ये तो रहेगा, हमेशा रहेगा। जी, तो सुना आपने, अभी आपने जवान की बात सुनी, किसान की बात सुनी है और एक समाज सेवी की बात सुनी है। आपको एक बात और बता देते हैं देवेंद्र जी की, कि ये योग भी करते हैं और योग इंस्ट्रक्टर भी कहा जाए तो योग इंस्ट्रक्टर भी है। तो योगा के बारे में कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है? देखिए हमारे बाबा रामदेव जी जो हैं, ये बल्कि पूरे वर्ल्ड के गुरु हैं, विश्व गुरु जिसे कहते हैं। अच्छा। और बाबा रामदेव जी तो ये समझ लो कि जितना प्यार हम बाबा रामदेव से करते हैं शायद इस दुनिया में हम किसी और से करते होंगे। और उन्हीं से हमने प्रेरणा ली है और 2002 में हम बाबा रामदेव जी के पास योग सीख करके आए थे। तभी से हम और लोगों को भी सिखाते हैं, क्लास भी लगाते हैं और खुद भी योग और प्राणायाम खुद भी करते हैं। जी, तो योग में बहुत सारे आसन होते हैं, अनुलोम विलोम है, शीश आसन है और पद्मासन है। तो आप कौन कौन से आसन? मैं शीश आसन भी करता हूँ, सर्वांग आसन भी करता हूँ और भी बहुत आसन है, मरकट आसन है और कई किस्म के आसन है। लेकिन जो प्राणायाम में फायदा है 99% जो है प्राणायाम करने से फायदा तो देवेंद्र जी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी एक, अगर जो आसन आप दिखा दें तो हमारे दर्शक भी देख लेंगे कि प्राणायाम में आसन बिल्कुल क्या होता बिल्कुल बिल्कुल और दिखाता हूँ मैं 5 मिनट भस्त्रिका दिखाता हूँ आपको और कुछ ना कुछ इसका लाभ। तो अभी देवेंद्र जी जो है प्राणायाम आसन जो है वो दिखाने जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से होता है, क्योंकि कहा जाता है करो योग रहो निरोग। बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो योग में भी है और योग जो है निरंतर आदमी को हष्ट पुष्ट भी रखता है। तो अभी जो देवेंद्र जी है वो प्राणायाम आसन है वो लगाना सिखा रहे हैं। कपालभाति आसन जो है, पद्मासन लगा रहे हैं हम जी। ये पद्मासन आप देख सकते हैं, पद्मासन लग गया है। सबसे पहले आप 5 बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद 5 मिनट भस्त्रिका और 5 मिनट कपालभाति और 10-15 मिनट अनुलोम विलोम अगर आप कर लें तो जीवन में शायद ही कोई बीमारी आपके जीवन में आएगी। आपने ओम का उच्चारण के लिए बोला है, क्या ओम का उच्चारण करना अनिवार्य है? नहीं, ओम कहो, आमीन कहो या सत श्री अकाल कहो, सोनहाल कहो, सब में ओम का ही उच्चारण। जैसे ओम है ओम, आमीन, सत श्री अकाल, सब में ए का ही उच्चारण आएगा जी। तो इससे हमारे मन तन की शुद्धि होती है। जैसे कि मैं शुरू में आपको 1-2 बार करके दिखा देता हूँ। अब 5 मिनट भस्त्रिका, ये तो मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूँ 1-2 बार जी। इसके बाद मैं करता हूँ कपालभाति। इससे जो है आपके पूरे फेफड़े, पेंक्रियाज, लीवर, किडनी, ये सब आपकी, और कपालभाति करने से आपके जो है ना मस्तिष्क पर एक ओज, तेज, कांति, लावण्य, ज्योति, आपका चेहरा हमेशा जो है खिला हुआ रहता है। मस्तिष्क पर आपके कभी भी गिरावट आपके नजर नहीं आएगी और कभी भी आप बीमार, जिंदगी में जो हार्ट अटैक की बीमारियां चल रही है ना खान पीन की वजह से, ये कभी जिंदगी में होएगी नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राणायाम को अपना भी लेगा तो मैं कहता हूँ कि वो 100 साल होकर के जिएगा। 100 साल से पहले मरने वाला नहीं है। यानी कि कपालभाति कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को सही रखती है। जी, ब्लड सर्कुलेशन को नहीं, पूरी बॉडी का क्लींस कर देता है। और रहा अनुलोम विलोम, ये आपका नाड़ी शोधन करता है। हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। उन सभी नस नाड़ियों का परिशोधन होता है और आपकी नसों में जो है पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। कोई दिक्कत कभी जीवन में आ ही नहीं सकती। ये अनुलोम विलोम है।
क्या है कि हमारी माँ बहन बेटियां प्राणायाम को करने में थोड़ा सा जो है ना आलकस करती हैं। जी। वो कहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई थोड़ी देर टाइम रही, थोड़ा 5 बजे थोड़ा पहले उठ जाओ। बच्चों को तैयार करने का टाइम है 6 बजे, जल्दी जल्दी उठती है, बच्चों को तैयार करती है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा 4 बजे उठ जाओ, उससे पहले आधा पौन घंटा बैठ के प्राणायाम कर ले। तो मैं कह रहा हूँ हमारे देश की कोई भी माँ बहन बेटी कभी जीवन में बीमार हो ही नहीं सकती। और बाबा रामदेव रात दिन सबको यही समझाते हैं। डेली आस्था चैनल पर लाइव कास्ट चलता है 4 बजे से बाबा रामदेव का, और 8 बजे वो दोबारा फिर इंडिया चैनल पर आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं बाबा रामदेव का चैनल ना देखता हूँ। आए दिन मुझे कुछ ना कुछ बाबा रामदेव से हर रोज कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ मैं उनसे हर रोज सीखता हूँ। और जो मैं सीखता हूँ अपने जीवन में वही मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ हमेशा। तो सुना आपने जो देवेंद्र जी हैं, इन्होंने बताया है अनुलोम विलोम, यानी कि एक जो आपका नाक है उसे बंद करनी है, इसे सांस लेके इससे छोड़नी है। तो ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो मस्तिष्क नाड़ियाँ हैं उनको खोलता है। तो अब हम जैसे यहीं पे चारपाई पे बैठ के, आज बहुत दिनों के बाद हमें ऐसे चारपाई पे बैठने को मिला है, क्योंकि गांव का माहौल है और ये आप देख रहे होंगे घेर है, पूरा पीछे खेत है। तो चारपाई में बैठ के हम दो बात और करते हैं देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, ये तो हो जाती है योग की बात। जी जी। अभी आप जैसे समाज सेवा करते हैं, अभी विधायक जो उमेश कुमार हैं उनके साथ भी आपने कन्याओं की शादी करवाई है, और अपने आप से भी आप इस तरीके के काम करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या आपके जेनेटिक है या आप खुद ही ऐसे हैं? देखिए, हमारे माननीय विधायक उमेश कुमार जी इस क्षेत्र के निर्दलीय विधायक जीत करके आए हैं और बड़े लोकप्रिय विधायक हैं जी। और ऐसे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़े दिग्गज को धूल चटाई है। और वो धूल इसलिए चटाई है, उन्हें लोगों का जन समर्थन और प्यार मिला है। और रही लक्सर क्षेत्र के अंदर जो शादी करने का जो कार्य विधायक जी ने किया, उमेश कुमार जी ने, वो उन्होंने अपनी जेब से किया है। जो उन्हें पॉकेट मनी मिलती है 3 लाख रुपए पर मंथ, और भी उनका जो कहीं से भी आमदनी है उससे उन्होंने वो 22 कन्याओं का विवाह कराया है। उसमें 6 मुस्लिम कन्याएं थी और हमारी मेरे ख्याल से 15-16 बेटियां हिंदू थी। सभी का सामूहिक ब्याह कराया, निकाह कराया है, बड़ा सराहनीय कार्य कराया है। और सभी क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रही है। और हमारे इस क्षेत्र की जनता हरिद्वार से चाहती है कि लोकसभा का चुनाव उमेश कुमार जी जीत करके आए, और हम पूरे सब लोग उनके साथ तन मन धन से पूरे साथ लगे हुए। उमेश देवेंद्र कुमार जी, आप ढंढेरा निवासी है और ढंढेरा बनी है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में पहले आपकी जिज्ञासा नहीं होती कि आप भी इलेक्शन लड़ें? क्योंकि आप जब समाज के बीच में रहते हैं तो समाज के लोग भी चाहते होंगे कि आप जैसे प्रत्याशी निकल के आए। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ना ढंढेरे से जी। और जैसे मैं पहले भी कार्य करता हूँ, समाज में और भी ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करूँगा। और इस क्षेत्र को, अपने ढंढेरे को बहुत सुंदर बनाने का मेरे मन का एक सपना है। ऐसा सुंदर नगर इसे बनाऊं ढंढेरे को, ताकि दुनिया देख करके याद करे। यहाँ की नालियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो तालाब गंदगी से भरे पड़े हैं, उनकी सबके बहुत अच्छी तरीके से सफाई कराई जाएगी और कहीं भी पानी की बूंद आपको इस ढंढेरे में दिखाई नहीं देगी। ये मेरा मन का प्रयास है और ये मेरा सपना है कि मैं सेवा भाव। देवेंद्र जी, अगर जो बात करी जाए ढंढेरे के पानी की, तो यहाँ पे सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान सभी के सभी पानी की समस्या को लेके फेल नजर आए हैं। कई सारी योजनाएं भी बनी जो कि धरातल में कामयाब नहीं हो पाई है। तो आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि जो ये पानी की समस्या दूर कर पाएंगे? जी, प्लान है हमारे पास। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमारे मोहम्मदपुर से एक रद्दी नाला निकला है जो सोलानी नदी में जा करके डल रहा है। उसकी चौड़ाई 80 फीट चौड़ाई है लगभग। वो अंग्रेजों के टाइम का खुदा हुआ नाला है। उसमें नहर का पानी नहीं चढ़ा था, तो इसलिए वो ऐसी रद्दी नाले के नाम से जाना जाता है और ऐसे सूखा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहीं कहीं उस पर अभी भी कब्जा किया हुआ है थोड़ा बहुत। अगर सरकार की मंशा हो और हमारे विधायक जी और यहाँ के डीएम शासन अगर ये चाहे, तो यहाँ से इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है। मोहम्मदपुर, मोहनपुरा, ढंढेरा और अन्य गाँव का पानी भी यहाँ से सीधा, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे ढंढेरे से। यहाँ से हम सीधे जो है शिविर के द्वारा यहाँ पर पानी ले जाएंगे और नाले में डाल करके सीधा पानी सोलाई नदी में हमारा जा सकता है। पूरे ढंढेरा क्षेत्र की समस्या का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। और इसके हमने माननीय विधायक जी के द्वारा
अपने लेटर पैड से और यानी कि विधायक जी के द्वारा हमने डीएम को दिया हुआ भी है। डीएम जी का मतलब जो है विधायक जी ने बताया, बैठे मीटिंग हुई थी, कह रहे थे भाई हम इसकी जांच कराते हैं, लेकिन अंशुल कुमार जी चले गए। अब दोबारा से हम फिर प्रयास करेंगे कि हम उसकी जांच कराएं और ये पानी की समस्या का समाधान सीधे तौर पर सभी के लिए हो जाएगा। और क्या क्या विकास मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, विकास मुद्दा सबसे पहले तो गांव का पानी की समस्या ही है, जगह जगह पानी भरा हुआ रहता है। और जो बस नालियाँ, सड़कें गांव में और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल वगैरह, हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाएं। स्कूल के लिए भी जो है, कॉलेज वगैरह के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो जाए, कन्याओं के लिए कॉलेज हो, ये हमारी मन की मंशा रहेगी विकास कार्य के लिए जी। और सभी भाइयों बहनों में आपस में प्रेम भाव बना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा, जिनके अंदर इतनी खूबी भरी हुई है कि आर्मी से रिटायर के बाद किसानी करिए, किसानी के बाद जो आपने देखा समाज सेवा भी करते हैं और साथ ही योग भी करते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि ढंढेरा नगर पंचायत का जनप्रतिनिधि के रूप में आए, प्रथम चेयरमैन बने, तो वाकई में इस जो ढंढेरा नगर पंचायत है उसकी दिशा और दशा बदल सकती है। इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।